दोस्तों नमस्कार। इससे पहले कभी किसी चुनाव में आपने कभी भी सुना कि देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हो और वही मुद्दा इस देश में बन चुका हो? इससे पहले कभी आपने किसी चुनाव में सुना कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट लूट की जो रकम है, उसी रकम में से सत्ता में आने के बाद एक बड़ा हिस्सा गरीबों को बांट दिया जाएगा और उसको लेकर बकायदा हिसाब किताब किया गया और जिसका जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया है? क्या आपने इससे पहले कभी सुना कि इस देश के भीतर में टैक्स को लेकर या फिर राजनीतिक तौर पर अर्थव्यवस्था के मायने राजनीति समझाने लग जाए और दूसरी तरफ इस देश में जातीय समीकरण नहीं बल्कि जातियों के आधार पर जीने वाला समाज अपनी जड़ों को देखने की दिशा में बढ़ जाए? इससे पहले क्या कभी आपने सुना कि इस देश के तमाम सामाजिक संगठन, चाहे वो दलित समाज से जुड़े हुए हों, चाहे वो मंडल की राजनीति से निकले हुए हों, चाहे इस देश के आदिवासियों के बीच वो काम कर रहे हों और चाहे वो शहरी मिजाज के साथ इस देश के भीतर राजनीति के जरिए कुछ रास्ते अपने अनुकूल खोज रहे हों, सभी का मिश्रण आपको एक साथ दिखाई देने लग जाए एक ही मैनिफेस्टो में? क्या आपने कभी सुना? और वही मैनिफेस्टो राजनीति की धार को तय करने लग जाए? यह स्थिति इससे पहले भारत की राजनीति में कभी आई नहीं होगी, लेकिन इस चुनाव में सब कुछ आंखों के सामने है। तो क्या भारत की राजनीति बदल रही है या भारत के चुनाव के भीतर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता तो जी थी, उसको लेकर एक बड़ा परिवर्तन इस देश के भीतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के जरिए उभर कर सामने आ गया है? क्योंकि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करने लग जाएं और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर और उनके नेता राहुल गांधी खुले तौर पर इस बात का जिक्र करें कि दरअसल मैनिफेस्टो में लिखे हुए शब्द जिन रास्तों को आने वाली राजनीति में पकड़ना चाहते हैं वह सिर्फ राजनीति नहीं है और उनके लिए यह राजनीति एक चुनाव भर का खेल है नहीं, दरअसल यह उनकी जिंदगी का मिशन है। कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में आज से नहीं 1950 से आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि वामपंथी सोच, समाजवादी सोच, मंडल कमीशन से निकली हुई राजनीति की सोच, इस देश के आदिवासी और गरीबों को लेकर उठाए जाने वाले सवाल और इस देश में शहरी मिजाज के साथ भारत की राजनीति में जो प्रोफेशनलिज्म अपने तौर पर रेंगता है, उन सभी को चुनौती देते हुए एक मैनिफेस्टो तैयार कर लिया गया। और चूंकि भारत की राजनीति बड़ी पारंपरिक तौर पर चलती है और बीजेपी इससे हटकर नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी उसी आरएसएस के समाज में हुई है जिसमें वो मानकर चलती है कि हिंदुत्व झंडा बरदार रहेगा और हिंदुत्व की सोच हावी रहती है और उसके ठीक समानांतर जो इकोनॉमी होगी वह बाजार के हिसाब से चलेगी। उसमें अगर उफान आएगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बाजार मान ले, इसी दृष्टिकोण से चलेगा और इन सब के बीच बड़ी भागीदारी पैसे वालों की होगी, रईसों की होगी, कॉरपोरेट को होगी। और उसी को चुनौती देते हुए कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आकर खड़ा हो जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस मैनिफेस्टो को देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर खारिज कर रहे हैं, उसी मैनिफेस्टो को लेकर राहुल गांधी अगर यह कहते हैं मेरी जिंदगी का यह मिशन है, तो भारत की राजनीति में इस वक्त सिर्फ चुनाव मसला नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर अलग अलग हिस्सों में जो अभी तक धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, आदिवासी दलित समुदाय के नाम को लेकर हो, वो तमाम राजनीति एक पतली सी लकीर नहीं बल्कि एक मोटी लकीर में आपको बंधी हुई दिखाई देगी। और सवाल यह बड़ा हो जाएगा, क्या वाकई इस देश के भीतर जो बीते 10 बरस में कॉरपोरेट की लूट हुई वो पैसा इस देश की जनता को बांटा जा सकता है? यह सवाल वाकई बड़ा होगा। मैनिफेस्टो में लिखे शब्द क्या वाकई भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में बढ़ चुके हैं? और कांग्रेस के पास इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं तो पारंपरिक कांग्रेसी भी यह समझ चुके हैं कि दरअसल वो बदल जाएं या फिर
राजनीति उन्हें हाशिए पर ही ढकेले रखेगी। तो मुख्य धारा में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो के साथ आपको खड़ा होना होगा, यानी पारंपरिक राजनीतिक कांग्रेसी ही छोड़ दे और एक नई सोच के साथ सामने आकर खड़े हो जाएं। राहुल गांधी ने इस राजनीति का पाठ जिस महीन तरीके से किया, या फिर इस देश को लगातार पैदल चलकर या न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने जो परखा, कोई भी कह सकता है कि राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन राजनीतिक तौर पर हो चला है। कांग्रेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यह एक सवाल है। लेकिन राहुल गांधी कितना बदल गए। आज दिल्ली में एक सामाजिक न्याय को लेकर एक सेमिनार था। उस सेमिनार में दलित चिंतक कंचनैया की भी मौजूदगी थी। कंचैया साहब ने भी अपने तौर पर बहुत बातों का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस उदाहरण के साथ अपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, उसमें एक सवाल सबसे पहले उठ गया, क्या वाकई कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और चरण दर चरण चुनाव जो आने वाले वक्त में होंगे, आखिरी चरण आते आते इस देश का हर बच्चा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के भीतर लिखे शब्दों को जान चुका होगा। यह सब कैसे हो रहा है और इसके मायने क्या हैं, और भारत की बदलती राजनीति की दिशा क्या हो सकती है, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के क्रांतिकारी कदम को लेकर और अपनी जिंदगी के मिशन को लेकर 3 बातें बड़े कम शब्दों में कही। सुनना चाहिए। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। कांग्रेस जनरली क्रांतिकारी काम करती है। आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये कांग्रेस का अब नया क्रांतिकारी मिशन है। ये मेरे राजनीति नहीं है, ये मेरे लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी कहेगा कि राहुल गांधी की जिंदगी का यह मिशन है, तो क्या मौजूदा वक्त में चुनाव और राजनीति वो नहीं कर रहे हैं? तो इस देश के भीतर में चुनाव के वक्त में जीवन का मिशन अगर इस मैनिफेस्टो के जरिए वो बता रहे हैं, तो चुनाव जीतेंगे कैसे? दरअसल यह एक ऐसा सच है जिसको दोनों तरफ से आज परखने की जरूरत है। कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर है। विपक्ष इस दौर में एक लिहाज से कंगाल हो चला है, और मोदी की राजनीति ने इस देश के भीतर में बीजेपी नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना दिया है कि समूची राजनीति उनके इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। लेकिन इस देश को नापते वक्त राहुल गांधी ने जो समझा, परखा, देखा, मैनिफेस्टो में अगर वही दर्ज है, तो फिर इस देश के भीतर में वह कौन सी बातें थी जिसको लेकर इससे पहले कोई राजनीति सवाल उठाती नहीं थी? अगर ध्यान दीजिए तो 2014 से लेकर 2024 तक के बीच में इन 10 वर्षों में इस देश में सबसे ज्यादा कानूनी तौर पर कह लीजिए या लीगलाइज्ड वे में मान लीजिए, बैंकों के पैसों की लूट कॉरपोरेट के हवाले कर कर जितनी बड़ी तादाद में हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और वह लूट अगर आप ध्यान को परखना शुरू करें तो पहले टर्म में तकरीबन 6.5 लाख करोड़, पहले टर्म में यानी 2014 से लेकर 2019 के मार्च महीने तक, और मई 2019 से लेकर 2023 के दिसंबर तक की परिस्थिति को अगर आप परखेंगे तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि बरस दर बरस जो इस देश में कॉरपोरेट को पैसा माफ किया गया, जिसका जिक्र राहुल गांधी 16 लाख करोड़ के जरिए करते हैं, 10 बरस का पूरा हिस्सा मिलाकर अगर आप उसे बरस दर बरस परखें तो 2019 में तकरीबन 2,40,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट के माफ कर दिए गए, इंडस्ट्रियलिस्टों के माफ कर दिए गए, रईसों के माफ कर दिए गए। एक शब्द यही समझिए, 2020 में यह 2,36,000 करोड़ था जो माफ किए गए, 2021 में यह 2,02,000 करोड़ था, 2022 में यह 1,74,000 करोड़ था,
और 2023 में मार्च तक का आंकड़ा है 2,09,000 करोड़। बढ़ाइएगा तो तकरीबन 2,500 करोड़ तक की स्थिति 2023 के दिसंबर तक आकर खड़ी हो जाएगी। यानी इस पूरे 5 साल के भीतर लगभग 10.5 से 11 लाख करोड़ तक कॉरपोरेट को माफ किया गया। और अगर आप पूरे टर्म को देखना शुरू करें तो जो बड़ी इंडस्ट्री यानी बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने जो कर्ज लिया बैंकों से, वह माफी तकरीबन 7,40,968 करोड़ रुपए की है। और जो कॉरपोरेट बड़े हाउस हैं, उनकी जो माफी हुई वह 2,04,668 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद में माफी इससे पहले कर्ज की, जिसको रिटर्न ऑफ भाषा कहा जा सकता है, यानी बैंक के भीतर जो लिखा जाता है कर्ज, वह गायब कर दिया जाए और बैंक की बुक को ठीक बताया जाए। लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं है कि माल को जब्त ना किया गया हो जो कर्ज ले लिया, लेकिन वह रकम छोटे से दाने के समान है। 10 बरस में कोई आपसे कहे कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने समेट लिया और माफी दे दी लगभग 16-17 लाख करोड़ की, और इस दौर में कर्ज और भी बांटे गए जो लौटे नहीं हैं। बहुत सारे कर्ज तो लेकर फरार हो गए इस देश को छोड़कर। इतनी बड़ी रकम, तब सवाल आता है कि मैनिफेस्टो में क्या इस लूट को लिखा जाए, या इस लूट में से रकम वापस कैसे लाई जाएगी और वो गरीबों में कैसे बांटी जाएगी, इस बात का जिक्र किया जाए। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जिस बात का जिक्र आज कर रहे थे, जिस सेमिनार के भीतर, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमने बकायदा हिसाब किताब लगाया और इन परिस्थिति में पहुंचे कि 16 लाख करोड़ की माफी अगर इस देश में कॉरपोरेट को दी जा सकती है तो उसमें से कितनी रकम जो अलग अलग मातहत हम गरीबों में देंगे उनको हाथ में थमाई जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है। उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। यह वाकई बड़ा सवाल है। अगर इस देश के 90% लोग, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की मौजूदगी है, अगर उनके भीतर राजनीतिक तौर पर सक्रियता इस मैनिफेस्टो के जरिए उभरने लगेगी तो फिर इस देश के चुनाव में आप कोई परिणाम ना खोजें। और अगर राजनीतिक तौर पर यह सक्रियता नहीं होगी तो भी आप चुनाव परिणाम नहीं खोजें। दोनों परिस्थितियां आपके सामने हैं। बड़ा सवाल यह कि इस देश के भीतर लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर जो लूट मची हुई थी और उसमें पहली बार बैंकों को एक औजार बना लिया गया, अपना हथियार बना लिया गया, उसको आप काउंटर कैसे करेंगे? इन शब्दों को लिखना तो आसान है कि इतनी लूट हो गई, इतना प्राइवेटाइजेशन में पैसा चला गया, इतना डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा चला गया, इतना मोनेटाइजेशन के जरिए अलग अलग मंत्रालयों का पैसा चला गया, इतना प्रचार में पैसा चला गया। सवाल यह था कि पहली बार लोग इस बात को कैसे समझे कि उनके हक को ही राजनीतिक तौर पर सत्ता चुनने के बाद खत्म कर देती है। और अगर सत्ता में भी उनकी भागीदारी नहीं होगी, जो कि अलग अलग
संस्थानों के जरिए होती है तो फिर उनकी मौजूदगी का मतलब क्या होगा। और शायद इसीलिए अगर आप इस कालखंड को देखें, इस 10 बरस की परिस्थिति को देखें, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉरपोरेट लूट या कॉरपोरेट पैसा जो माफ किया गया सिर्फ उसकी लिस्ट है। इस दौर में याद कीजिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कैसे एक झटके में कंगाल हो गया, और उसके बाद देश के भीतर कितने करोड़ लोग थे जो इससे प्रभावित होने लगे। लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हुआ, यस बैंक का क्या हुआ, एक लंबी फहरिस्त है। इस देश के भीतर में 17 कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ 2023 में कंगाल हो गए। वो कौन सी इकोनॉमी चल रही है इस देश के भीतर में जो ऐसी परिस्थितियां उसी दौर में है जब भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे बेस्ट होने की दिशा में बढ़ाने का जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक तरफ एक पूरा पॉलिटिकल ढांचा है जो इस देश की सामाजिक परिस्थितियों को उभरने नहीं देता है और अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखता है, और कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की इकोनॉमी और अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की सोच जो सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के जरिए उभर रही है, उसमें चुनाव क्या मायने रखेंगे। तो जनता गरीब सही, जनता दलित और आदिवासी सही, वह ओबीसी की सही, बेरोजगार सही, महिलाएं अपने तौर पर खुद को कमजोर ना माने, इन परिस्थितियों में सिर्फ नारों की शक्ल में सशक्तिकरण नहीं होगा। तो इन पूरी परिस्थिति में वह उस मुख्य धारा में शामिल कैसे हो सकती हैं, यह एक सवाल है। और शायद यही सवाल पहली बार मैनिफेस्टो के जरिए जब निकला तो अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसी राजनीति और उसी अर्थव्यवस्था और उसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या भी शुरू की जो एक सामान्य तौर पर पारंपरिक चुनावों के वक्त होती है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि इसके जरिए इस देश में जो लोग अभी तक राजनीति में चुनाव को महत्वपूर्ण मानते थे, पहली बार चुनाव के भीतर अपनी आपकी जो परिस्थितियां हैं उसको महत्वपूर्ण मान लेंगे। और यह स्थिति और यह भूल अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें फंसे और गोदी मीडिया भी फंसा। दोनों समझ नहीं पाए कि इस देश के भीतर अभी तक वो सत्ता का सुख तो ले रहे हैं, लेकिन जो सत्ता से दूर है, चाहे वो नौकरशाही की टीम हो, अलग अलग संस्थानों में बैठे डायरेक्टर्स हों, इस देश की न्यायपालिका के भीतर जो शामिल हो, उनकी भागीदारी क्यों नहीं है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैनिफेस्टो को ही अपने तरीके से, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से परिभाषित करने प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े और मीडिया ने उसको भोंपू की तरह दिखाना शुरू कर दिया। और यह एक राजनीतिक हार या कहे समाज और अर्थव्यवस्था के भीतर की परेशानियों को उभारने वाला एक झटके में बन गया। और यह स्थिति के भीतर इसीलिए ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें भाजपा नहीं है, उसमें पिछले 10 बरस की कोई उपलब्धियां नहीं है, उसमें आने वाले वक्त में भारत विकसित कैसे होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। इन परिस्थितियों से हटकर वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और जिक्र उन्हीं आर्थिक कुरीतियों का कर रहे हैं जिसके दायरे में भारत एक बाजार में तब्दील होकर कॉरपोरेट के हवाले किया जा चुका है। और इस देश के लोग अपने तौर पर सिर्फ सत्ता की चौंधियाती हुई परिस्थिति को देख रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब लूट का जिक्र भी करते हैं तो वो कांग्रेस से जोड़ते हैं जो सत्ता में है नहीं। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। यह वाकई महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो 400 पार के नारे से चले और 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का सपना दिखा दिया, वो समझ गए कि दरअसल उम्र 2024 में ही तय होनी है।
और राजनीतिक तौर पर इसीलिए तत्काल में चुनाव में वोट कैसे मिल जाए इस रास्ते वो निकल पड़े। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, इन 10 वर्षों के भीतर जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जिक्र अगर अपने तौर पर कांग्रेस ये कहकर कर रही है कि हम गरीबों को 1 लाख रुपया देंगे और हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए पहुंच जाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गारंटी के साथ देंगे जो डिप्लोमाधारी है या फिर जिसके पास डिग्री है। इन बातों में जो पैसा है इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन क्या इस देश के सामने सबकी आंखें बंद हैं? वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुद्रा योजना को ही परखना शुरू कीजिए तो 2015 से लेकर 2019 मार्च तक लगभग 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना बांटी गई और वो रकम थी 8,66,000 करोड़ की। सेकंड टर्म यानी 2019 से 2024 तक इस देश के भीतर लगभग 29 करोड़ 44 लाख लोगों को मुद्रा योजना बांटी गई और कुल रकम थी 19 करोड़ 19,42,000 करोड़। यानी इस 10 साल के भीतर तकरीबन 47 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दी गई और वो रकम है 28 लाख करोड़ से ज्यादा की। कोई भी पूछ सकता है यह हिस्सा कहां है, दिखाइए तो सही। क्योंकि जब आप इसको देखते हैं, अगर वाकई इस देश में 47 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना मिली है, जो सामान्य तौर पर किसी बैंक से जब आप जानकारी हासिल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, पहले साल जिसको दिया गया 1 साल के बाद उसको फिर दिया गया, अल्टरनेट साल में उसको फिर दिया गया। यानी ये 47 करोड़ आपको युवा नहीं है या लोग नहीं है या खाते संख्या नहीं है अलग अलग, 47 करोड़ लोग उसके हिसाब से हैं कि इन लोगों को हमने पैसा बांटा है लगभग 28 लाख करोड़ रुपया। यानी एवरेज निकालिएगा अगर इसके लिहाज से तो हर के हिस्से में लगभग 58,000 रुपया है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी तादाद को जो बांटा जा रहा था, क्या वो दलितों तक पहुंची, आदिवासियों तक पहुंची, वो बैंक तक भी पहुंच पाए, वो मुद्रा योजना का लाभ उठा पाए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं? वो तो देखते नहीं है जाति धर्म। और उज्ज्वला योजना देख लीजिए या प्रधानमंत्री घर देख लीजिए जो बना है, लेकिन मुद्रा योजना को आप देखेंगे तो फिर वही सवाल आएगा। और शायद यही वजह है कि पहली बार राहुल गांधी ने उस मैनिफेस्टो के प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी को लगा दिया, जिस मैनिफेस्टो के भीतर इस बात का जिक्र है कि दरअसल बीते 70 बरस में इस देश में जो हुआ, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं, जिसमें वो जानते हैं कि 55 बरस कांग्रेस की सत्ता रही है। वो कह रहे हैं बीते 75 बरस में जो कुछ हुआ और आने वाले वक्त में भारत को कैसा बनाना है, इसीलिए एक एक्सरे की जरूरत इस देश के भीतर की है, अलग अलग जातियों को लेकर उनकी भागीदारी कितनी है। और उसके बाद वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो कॉरपोरेट पैसा नेक्सस ये जो काम करता है, इसके जरिए दलित आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक और उनकी जड़ों से उन्हीं को काटने का प्रयास है जिनका अपना इतिहास फूले और अंबेडकर के साथ जुड़ा रहा है। इस दौर में सब कुछ काट दीजिएगा तो फिर बचेगा कुछ नहीं। इसीलिए उनकी सांस्कृतिक जड़ों से, उनकी सामाजिक जड़ों से उनको जोड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपके साथ किया क्या गया है, ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो। तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। जाहिर है इन बातों को सुनकर आपके जहन में 2-3 सवाल जरूर रेंग रहे होंगे। एक सवाल तो यह है कि चुनाव के वक्त क्या इतनी जागरूकता इस देश के भीतर ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिमों में आ सकती है?
दूसरा सवाल, क्या वाकई इस दौर में जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक साम्राज्य को खड़ा किया उसको भेद पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं है, लेकिन क्या जनता उसे भेद पाएगी और चुनाव की तस्वीर क्या वाकई बदल सकती है? और तीसरी परिस्थिति, आने वाले वक्त में यह 2047 का विकसित भारत जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बात का एहसास आम लोगों को करा रहे हैं कि देखिए आपकी जाति, आपकी अपनी आर्थिक सामाजिक स्थितियां, इस देश के भीतर में आप 90% हैं लेकिन आपके भागीदारी कहीं नहीं है। तो क्या एक टकराव की परिस्थिति भारत के समाज के भीतर 2024 के चुनाव के जरिए बनने लगी है? असल सवाल यह तीसरा सवाल है। भारत की राजनीति में इससे पहले किसी भी चुनाव में ऐसी स्थिति आई नहीं थी जहां पर इस देश के भीतर में एक तरफ सत्ताधारी लोग और दूसरी तरफ इस देश में हाशिए पर पड़ा हुआ समाज, जिसमें जाति धर्म सभी कुछ एक साथ समेट लिया जाए। और अगर जातिगत व्यवस्था के तहत परिस्थिति को समझे तो आज चोट प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने यह कहकर भी की कि आप बीते 10 बरस से ओबीसी थे, और जब इस देश में ओबीसी का सवाल उठा, जाति जनगणना का सवाल हुआ, तो आपने कहना शुरू कर दिया देश में सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। तो इन परिस्थितियों के आईने तले भी क्या पहली बार इस देश के भीतर में हाशिए पर पड़ा हुआ तबका, उसको इस देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल का साथ मिल गया है? क्योंकि इससे पहले राजनीति मंडल के नाम पर साधी गई, दलितों के नाम पर साधी गई, आदिवासियों के नाम पर साधी गई, अल्पसंख्यकों को नाम पर साधी गई, लेकिन सभी का समावेश हो जाए, शायद यह खतरे की घंटी सिर्फ बीजेपी या मौजूदा मोदी सत्ता के लिए नहीं है। यह खतरे की घंटी नहीं बल्कि भारत के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्म की स्थिति है, और यह राजनीतिक ट्रांसफॉर्म इस दौर में बीजेपी को भी डरा रहा है, और उससे ज्यादा डर आरएसएस को है। वो समझ रही है कि दरअसल जिस राग को राजनीतिक शुद्धिकरण के आश्रय उसने इस देश में बरसों बरस तक पहले जनसंघ और अब बीजेपी को पाला पोसा, मुश्किल उसके सामने भी है, क्योंकि इस दौर में वह भी सत्ता के साथ खड़ी है। और सत्ता को लेकर सवाल अगर जनता शुरू कर देगी और वह भी चुनाव के वक्त, तो फिर चाहे वो बैलेट बॉक्स हो या ईवीएम की मशीन हो, परिस्थितियों के पलटने में देर लगेगी नहीं। इसीलिए जनता जागरूक होकर यह चुनाव लड़ ले तो चुनाव परिणाम आप समझ चुके होंगे, और अगर जागरूक नहीं होगी तो भी चुनाव परिणाम आप समझ रहे होंगे। इन 2 परिस्थितियों के बीच कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।